अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे जासी टाइम न्यूज़ पर। आज गौरीगंज विधानसभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पे बहुत विशाल जन यात्रा निकाली गई थी, एकता यात्रा के नाम से, जो मटियारी जी के नेतृत्व में ही निकाली गई थी। तो इसी के बाद हमने सोचा कि क्यों ना मटियारी जी से बैठकर हम वन टू वन थोड़ी बात करें और समझें कि क्या थी यात्रा, बाकी इनके बारे में भी जानेंगे, आगे चुनाव के बारे में भी समझेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताएं, जिससे लोग आपकी शख्सियत को जहां से बाहर भी जान सकें। इसी मटियार मिट्टी जी। अमेठी, ये जो जनपद है, इस अमेठी जनपद का निर्माण, क्योंकि यह मटियार मिट्टी पाई जाती है, मैं इसी मिट्टी का पैदा मटियारी का बेटा हूं। हम अमेठी जनपद में सबसे बड़े राजनीतिक घराने में पैदा तो हुए नहीं। हम एक साधारण ब्राह्मण परिवार और किसान परिवार के घर में पैदा हुए। ये जरूर था कि मेरे परिवार की जो सम्मान की पराकाष्ठा की पृष्ठभूमि थी वो बहुत अद्वितीय थी। उस अद्वितीय के नाते मेरे दिमाग में हमेशा ये कौंधता था कि मुझे निश्चित रूप से अमेठी की इस मानसिक गुलामी को दूर करना है। बहुत पहले अमेठी के लोगों ने एक आवाज उठाई थी कि सुल्तानपुर जनपद और रायबरेली जनपद, दो बृहद जनपद हुआ करते थे, उसके बीच में हमारी 5 विधानसभाओं से मिली हुई एक बहुत बढ़िया श्वेत 12 कल्प की ये पवित्र सरजमी, श्वेत 12 कल्पे है, ये श्वेत 12 कल्प की जमीन है। यह जमीन समता, समरसता और अवध के नायक मलिक मोहम्मद जायसी की जमीन है। यह जमीन परमहंस की जमीन है। यह त्रेता युग में भगवान कृष्ण ने कुशिताली को स्थापित करते हुए इस पवित्र भूमि का, यहाँ की नगरी का निर्माण कराया था। यह वो पवित्र भूमि है। सर, आप डीयू से इंजीनियर थे, तो किस चीज ने आपको प्रभावित किया राजनीति में आने के लिए? आपका राजनीति में पदार्पण कैसे हुआ? मैं इंजीनियरिंग में एक पेपर होता है ह्यूमैनिटीज, जी जी। है। ह्यूमैनिटीज का शाब्दिक अर्थ होता है समाज। और जब समाज को देखा हमने तो समाज में मुझे समता मूलक समाज से प्रेरणा मिली। क्योंकि मैं ब्राह्मण का बेटा हूं, इसलिए हमारा, मेरे परिवार में बचपन में मैं गांव में ही रहा। बचपन में मैं गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ा, तो गांव में मेरे पिताजी प्राइमरी के टीचर। फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी भी तो गए सर। बताता हूं, टीचर। तो गांव में सर्व समाज जो है वो किसी न किसी से मुझसे जुड़ा था, मैं जानता था। तो जो दलित मीमांसा है वो मुझे कौनती थी। और वहां पर मैं छात्र संघ का चुनाव मुझे लड़ाया लोगों ने। मैं कॉलेज का सीसी रहा, प्रेसिडेंट रहा कॉलेज का अपने। तो वो एक चीज हमारे बीच में थी। और क्योंकि समाज में, क्षेत्र में मैं जुड़ा रहता था, तो अमेठी मुझे लगता था अमेठी मांगे आ जाती। अमेठी मांगे आ जाती, ये आपने कई बार ऐसे उन फिरका परस्त ताकतों से। और अमेठी मांगे आजादी जो मेरा था, ये मूल मंत्र था। और उसको पूर्ण करने के लिए मैंने 2004 में मुझे
हाँ, मैं इस सवाल के राजनीति साथ में आने आने का वाला था मौका कि मिला। आप जब राजनीति में आए थे तो आपने अपनी शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से की जी, थी। बाद में वहां आपने के नेता आपने हाँ, वहां की नेता बहन मायावती जी थी। जी, समता, समरसता, भयमुक्त समाज उनका ध्येय था। उसका आज भी मैं पालन करता हूँ। वो आज भी देश के एक बहुत बड़ी नेता हैं। काफी मिसाल अच्छी दी जाती है बहुत, उनके लिए। और उन्होंने मुझे समाज में स्थापित करने का काम किया, और उनकी जो दृष्टि है, उनका जो प्रशासन है, उससे प्रभावित होकर के मैं आया। और मैं 2004 में सर एक राजघराने की युवराज, हमको कहा गया कि इनके सामने कोई चुनाव लड़ता नहीं, सब मैनेज हो जाते हैं, ये हो जाता। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं, मैं लड़ूंगा, मुझे हमारी अमेठी को आज़ादी चाहिए। मैं चुनाव लड़ा, वो विनर रहे, मैं रन रहा, लेकिन मेरा उत्साह कम नहीं हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बहन मायावती जी का। उन्होंने पूर्ण भरोसा करते हुए उन्होंने हमको 2007 में गौरीगंज का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्याशी बनाने का काम किया। तो मैंने एक बात को अपने मैनिफेस्टो में कहा कि यदि यहाँ के लोगों ने मुझको, अपने बेटे को, इस मटियार मिट्टी में पैदा इस मटियारी के बेटे को यदि लखनऊ की पंचायत में भेजने का काम करते हैं, मैं वादा भी नहीं परंतु पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि मैं अमेठी को जिला बनाऊंगा। और सनद रहे, बहुजन समाज पार्टी मैनिफेस्टो नहीं जारी करती, जी, लेकिन मैंने बहन मायावती जी से जाकर के करबद्ध निवेदन करने का काम किया था कि मुझे एक छोटा मैनिफेस्टो जारी करने की अनुमति दे दी जाए। और मैंने उस गौरीगंज की जनता के सामने मैनिफेस्टो में, आज वो आप बताए होते तो मैं उसकी कॉपी भी आपको दे देता, लेकिन आप तो हमको ऐसे बैठा दिए। लेकिन उस मैनिफेस्टो पर मैंने कहा था कि जब मैं बैठता हूँ तो अमेठी को जनपद बनाने का काम करूंगा। और मैंने मेरे आज बहुत आह्लादित रहता हूं कि जीवन का एक काम जो मेरा था, अमेठी मांगे आजादी, तो मैंने जो कुछ ताकतें हैं आती थी, केंद्र में अमेठी उतरती थी तो रायबरेली और सुल्तानपुर दोनों जनपद को ब्रेक कर देती थी। दोनों जनपद की प्रशासन के व्यवस्थाओं को, अमलों को अपने साथ लेके चला करती थी। उसको मैंने आजाद करके, और जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने रानी के पेट का ऑपरेशन करने का काम किया, और उन्होंने बताया अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, अब राजा जनता की अदालत पैदा करेगी, राजा बैलेट बॉक्स में पैदा होगा। सर सन 2007 में जब आप विधायक बने तो ऐसे कौन से कार्य रह गए जो आज भी आपको लगता है कि आपको टाइम में पूरे नहीं हो पाए और आज भी आप चाहते हैं कि वो चीजें यहाँ हो? एक काम था जी, जो पूरा नहीं हो रहा था, अमेठी मांगे आजादी। अमेठी मांगे आजादी अगेन। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, जिसके नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने और केंद्र के नेतृत्व ने हमको 19 मार्च को 2019 में बुला करके और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त कराया। और वहां पर यह निश्चित किया गया कि मैं क्या चाहता हूं, तो मैंने कहा था अमेठी मांगे आजादी, अमेठी को आजाद कराना है। मैं अमेठी, मैं भारतीय जनता पार्टी के बैनर से ही अमेठी को आजाद करा पाया। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया तो मैं और हिमालय की तरह अडिग अटूट दलित मतदाताओं का आधार स्तंभ मेरे समाज का, मैं सरजू पारेण ब्राह्मण हूं। इस पूरे परिक्षेत्र में, पूरे अमेठी संसदीय क्षेत्र में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर परिवार मेरा रिश्तेदार है। मैं अब दावे से कहता हूं कि पूरे देश में मुझसे बड़ा राजनीतिक घराना कोई नहीं है। मेरी पृष्ठभूमि जितनी बड़ी है, मेरी नहीं, मेरी पूर्वजों की दी है। जी जी, मैं मटियारी खानदान का हूं। मटियारी खानदान सरजू पारीण ब्राह्मण में
उच्च कोटि की पराकाष्ठा पर विराजमान है, जिनका सामाजिक सरोकार रहा है। सर, जिस तरह से आज की डेट में चुनाव महंगा हो गया है, एक ईमानदार नेता के रूप में आपको छवि बनाए रखने में कितनी मुश्किल आती है? देखिए, मेरे परिवार के लोग, मेरे बड़े भाई, मैं 5 भाई, एक भाई हमारे बीच में नहीं रहे जी। वो एक कर्म को, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनकी देखरेख में ही मेरी परवरिश हुई। मेरे जो बड़े भाई हैं, उन लोगों ने मेरे प्रति अथाह निष्ठा, अथाह विश्वास, और मेरे पूरे परिवार ने मुझे कहीं रुकने नहीं दिया। मेरे बेटे, मेरे भतीजे, जितने लोग हैं मेरे घर में, भारत सरकार में जॉब करने वाले लोग हैं। मेरी कृषि की व्यवस्था हमारी ठीक है, खेती से मेरा व्यवस्था चलती है। तमाम मेरे सहयोगी, तमाम मेरे लोग जो मेरे साथ हैं, वो समय समय पर मुझे मदद करते रहते हैं। उनकी मदद, सामाजिक मदद और परिवार की मदद से मैं अपने आप को समाज सेवा में स्थापित किया। आपके हमारे सांसद माननीय किशोरीलाल शर्मा जी, उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या सोचते हैं अभी उनके बारे में, या उनके कार्य को आप कैसे देखते हैं, और क्या उम्मीदें उनसे आपकी भविष्य में एक सांसद के रूप में? हमारी उनसे राजनीतिक दूरियां हैं, व्यक्तिगत दूरियां नहीं है, राजनीतिक। ये होना भी नहीं चाहिए, व्यक्तिगत दूरियां नहीं राजनीतिक होनी दूरियां हैं। चाहिए। उनकी विचारधारा दूसरी, हमारी विचारधारा दूसरी है। विचारधाराओं का अंतर है। क्षेत्र में वो बहुत पहले से लगे थे। जब मैं छात्र जीवन में था तभी से वो यहाँ लोगों की अपनी सेवा कर रहे थे। उस सेवा को उनको प्रतिफल मिला और उस लगन को उन्होंने अपने को किया। लेकिन निश्चित है कि उनको बड़े संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि समय बदल रहा है और उस समय में अब उनके सामने एक भारतीय जनता पार्टी का ये इतना सा सिपाही खड़ा नजर आएगा अगली बार। अच्छा, ठीक है सर। एक क्या होता है, सन 2024 के इलेक्शन में जब किशोरीलाल शर्मा जी इलेक्शन जीतते हैं, उसके बाद विश्लेषकों में, बुद्धिजीवियों में एक बात आती है कि ये किशोरीलाल शर्मा की जीत तो है, लेकिन इससे ज्यादा ये स्मृति ईरानी जी की हार है। जबकि उन्होंने इतना काम किया, इतना सब कुछ किया, उसके बाद भी वो इलेक्शन हार जाती है। आपको इसके पीछे क्या कारण नजर आता है? दीदी देश की बहुत बड़ी नेता है, देश की बड़ी नेता है, तो चुनाव हारी नहीं, चुनाव हारी नहीं, आज भी लोगों के दिलों पर राज करती है। अमेठी के लोग उन पर पूरा भरोसा करते हैं। क्रिएटिव महिला है, उन्होंने अमेठी में विकास के कई आयाम को खड़ा किया है। ये जिसको बताने का काम करूंगा तो पूरा दिन बीत जाएगा। 24 घंटे रामचरितमानस को पढ़ने में लगता है और 24 घंटे दीदी ने जो विकास के कार्य को, जो अमेठी की विकास की रुकी हुई गति है, उसको अगर किसी ने, और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी ने अगर असेंबल करने का काम किया तो उसका नाम है दीदी स्मृति ईरानी। फिर भी इस इलेक्शन में अचानक से शर्मा जी का नाम आता है और बहुत कम वक्त में इलेक्शन वो लड़ते हैं। देखिए, वो एक लखनऊ से लेकर इतना के बड़ा बनारस तक एक डेंट लगा जी। वो एक दुस्साहस कदम था। लोगों को भ्रमित किया गया, संविधान बदल जाएगा, संविधान दिखाना, वो एक काला दिन था। अभी आपने एक बात कही ना सर कि सन 2024 के बाद जब 29 में इलेक्शन आएगा तो किशोरीलाल शर्मा जी आपको अपने सामने पाएंगे, तो क्या स्मृति ईरानी जी वापस नहीं लड़ेंगी? बिल्कुल लड़ेंगे, तो हम तो स्मृति के ही हैं। अच्छा, आपने ऐसे कहा तो स्मृति, और हमें स्मृति में भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता, आपने सर ऐसे कहा था कि नहीं, मेरा वही आपको कहना है, हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्मृति बन के नजर आएगा। उनको स्मृति बन करके ही भारतीय जनता पार्टी, अमेठी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता
उनके सामने हमें उनका कोई वैचारिक मनभेद नहीं है, विरोध नहीं है। वो जनता से चुने हुए सांसद है, उनको जनता के विकास के कार्यों को करना चाहिए। लेकिन हमारे राजनीतिक और वैचारिक मतभेद है, उसका विरोध हम लोग करेंगे और करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का समस्त कार्यकर्ता स्मृति ईरानी बन करके लड़ेगा और दीदी ही आएगी, नोट करिएगा। मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। सर अब आते हैं अपने सदर विधायक जी की तरफ। आर यू कंफर्टेबल टू टॉक विद हिम? मैं उनके बारे में आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? उसको पासान कर दिया जाए और हम तो आगामी चुनाव में हम आपको देखने वाले हैं भारतीय। ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी निर्देश देगी उसके लिए मैं सतत तैयार हूँ। चलिए हम आते हैं अपने अगले सेगमेंट में। सर वैसे तो जनता इन मुद्दों पे वोट नहीं करती है, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके क्या विचार हैं आज के टाइम में भी जो हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की हालत है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत है, जो रोजगार की हालत है हमारे यहाँ, जिस तरह से पलायन है, इसके बारे में आपका क्या सोचते हैं? इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। जब से देश आजाद हुआ, जब से योगी 1 योगी 2 सरकार आई, तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के सर क्षेत्र कई में स्कूल 27,000 स्कूल बंद कर दिए, तकरीबन 23,000 स्कूल बंद हुए। रिपोर्ट के आधार पर है ना, उसको पूरा गहराई तक जाइए ना। मतलब वो एक आवाज आती है ना कि वो ले गया ले गया ले गया, सब पीछे पीछे ले गए, चोर आया कोई ने। आखिरी बार आपने कोई भी सरकारी स्कूल का शिक्षा के क्षेत्र में जो आमूल चूक विकास का कार्य हुआ, नई शिक्षा नीति हुई, वो हमारी डबल इंजन सरकार की देन है। नई शिक्षा नीति केंद्र की सरकार की देन है। केंद्र की सरकार ने उस पुरानी शिक्षा नीति से बदलाव करते हुए नई शिक्षा नीति देश में देने का काम किया। ये नई शिक्षा नीति का असर बहुत जल्द शीघ्र आने वाला है। एक नए राष्ट्र के निर्माण की परिकल्पना जो 2047 में विकसित राष्ट्र की परिकल्पना को है, वो साकार इसी नई शिक्षा नीति पे। क्या वैकल्पिक शिक्षा नीति पर हम विकास कर पाएंगे? विकास के लिए हमारी अपनी शिक्षा नीति होनी चाहिए। उस शिक्षा नीति पे हम नए नव भारत का निर्माण करेंगे। नए युग का निर्माण हो रहा है। 2047 में भारत विकसित राष्ट्र होगा। हमारी जो जनरेशन है वो जब आंखें खोलेंगी तो नए विकसित राष्ट्र में आंखें खोलेंगी। अच्छा सर, अगर आपको सन 2027 में मौका मिलता है, दोबारा जनता मौका देती है, तो आप गौरीगंज के लिए सबसे पहले 3 कौन से कार्य करना चाहेंगे जो आपको लगता है कि ये बहुत जरूरी होना? गौरीगंज के लिए 3 सबसे प्रमुख कार्य क्या होंगे विकास के आपके लिए, अगर जनता आपको मौका देती सन 2027 में, आप जीतते हैं? जिला हमने बनाया था, तो अब क्या प्लान है आपका? उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सभी अधूरा है जी। मेरी कल्पना से अभी बहुत दूर है। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से आग्रह करके उसको पुनः नवसृजित करके उसका नया स्वरूप, जो भव्य, जो जनता के दिल में है, जो मेरे दिल में है, उस स्वरूप को, यहाँ के विकास की गति को और सरकार के साथ मिल करके जी को बढ़ाने का काम करेंगे। सर आज आप अमेठी के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सीएम युवा कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश का, कौशल विकास कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों मिलकर के जिन कार्यक्रमों को अंतिम पड़ाव तक पहुंचाना चाहते हैं, मैं अमेठी के सभी युवाओं से पुरजोर अपील करता हूं। तो अमेठी के विकास के लिए, अमेठी की जो हमारी जीडीपी है जी, बहुत अच्छी है जी, है। हम प्रदेश में नंबर रखते हैं जीडीपी में जी। हमारे यहाँ भौगोलिक क्षेत्र बहुत अच्छा है, हम कृषि प्रधान देश भी है,
हमारे पास औद्योगिक संसाधन भी है, हमारे पास सारी चीजें हैं। हम पर केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की बड़ी कृपा रहती है। हम लखनऊ से सन्निकट हैं, हमारे साथ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, हमारे साथ कई एक्सप्रेस वे और हमारे साथ हाईवे, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लखनऊ से हमारे पास फैजाबाद बहुत अति निकट, आजादी से पहले का हमारे पास एयरपोर्ट है जी फुर्सत हवाई अड्डा है, हमारे यहाँ तमाम साधारण संसाधन की चीजें हैं। हम उसको देख करके और पलायन की बात न सुन करके, जी जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन योजनाओं को, जो युवाओं के प्रति, जो युवा को आत्मनिर्भर बनाने का, भारत आत्मनिर्भर कब बनेगा जब हर घर का युवा हाथ को काम मिलेगा। और ये योजना हमारे पास है, हमारी सरकार के पास है। सर, सीएम युवा, जब जब मोदी जी सरकार में आए थे तब हमारे देश की जीडीपी में हाथ क्या भी ना का अपना हमारा खुद का जो उत्पाद था उसमें हम 16% थे, आज हम 13% पे आ गए हैं। अभी हम लोकल फॉर वोकल की बात करें और हम हमारा 2047 की परिकल्पना को नजर पे रख रहे हैं। जी हम 2047 की परिकल्पना को नजर किए हुए हैं। हमने वो अमूलचूल परिवर्तन किए हैं जो 2047 में हम विकसित राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करते हैं। कभी हमारी जेब में 500 रुपए होते हैं, कभी हमारे जेब में 100 रुपए रह जाते हैं। ऐसा थोड़ा हो कि हम खत्म हो गए हैं। एक ऐसा लेकिन हमारा एक टारगेट, एक मिशन होता है, एक होता है कि हम दिसंबर 31 को हमारे पास 5,000 होंगे। तो वो 5,000 की परिकल्पना हमारी ठीक है, हमारा वो निवेश है। हम कहीं ऐसा नहीं कि हम पीछे हैं, हम बहुत अच्छी तरीके से हैं। हमारी अपार संसाधनों का प्रयोग किया जाए, सरकार की योजनाओं को लेकर के आत्मनिर्भर होकर के। एक बात मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर बनना होगा। आत्मनिर्भर बनने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में अपने आप को एक कुशल एंटरप्रेन्योर बनना होगा। और वो चीजें किसी एक थीरो, एक राइटर था, तो थीरो ने कहा, तो शेक्सपियर के बराबर ही उनका विकल्प था। तो उन्होंने कहा था कि थिंग्स फ्रॉम रिटन इन द वर्ल्ड कमिंग जनरेशन टुडे एंड टुमारो, दैट एम्बिशन इज द एवरीबॉडी एम्बिशन बट यू रिकॉग्नाइज दैट। मेरा ये कहने का आशय है, एक ऐसी सब मिल करके युवा एक ऐसी सोच पैदा करें जो समाज के जो लोग इस समय हैं उनके लिए और जो भविष्य में लोग आएंगे उनके लिए एक दिशा तय हो। यहाँ के युवाओं के लिए एक दिशा तय हो। सारे युवा एंटरप्रेन्योर बने, सारे युवा अध्यात्म की शक्ति से, टेक्निकल शक्ति से और क्षेत्रीयता की शक्ति से, यह निश्चित रूप से जी सर, एक अध्यात्म दर्शन के माध्यम से अमेठी को आगे बढ़ाने का काम करें। यही मेरी उनसे अपील भी है, यही मेरा उनको आशीर्वाद भी है। जी। चलते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ। इस सेगमेंट को देखने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना होगा। ये सेगमेंट है सर, इसमें जो हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, हम कुछ नाम लेंगे, आप एक शब्द में उनके बारे में जो भी आपका पहले दिमाग में वर्ड आएगा बस वो आपको बोल देना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। देश को आजादी में बड़ा योगदान रहा। नेहरू जी। नेहरू जी का अपना कार्यकाल उच्च रहा। इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी का भी कार्यकाल स्वर्णिम था। नरेंद्र मोदी जी। अति उत्तम। देश को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना, और देश आज विश्व के मानस पटल पर है और विश्व में हमारी हैसियत है, तो ये आदरणीय मोदी जी की देन है। अमित शाह जी। क्या कहना, 370 को एक बार में क्या कहें, आपने क्या से क्या कर दिया, रहनुमाई का हरक अदा कर दिया, और पास में पड़ा एक पत्थर था, मैं पूज कर आपने देवता कर दिया, पूज कर तो देवता कर दिया। राहुल गांधी जी। संघर्षशील व्यक्ति, संघर्षशील व्यक्ति तो है, ये तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। दिग्भ्रमित, वो अलग बात, संघर्षशील है इसमें मैं। दिग्भ्रमित। स्मृति ईरानी जी।
सर सोचना नहीं बाजी को पलटना जिसको आता है, जी। जिसको समता अखिलेश यादव जी। सर इतना सोच के जवाब दिशा देंगे कहाँ पकड़ पा रहे हैं। बस कोई भी पहला वर्ड जो उनके बारे में आपके जहन में आ रहा हो नाम सुनते ही। पिता की पूंजी पर योगी आदित्यनाथ जी। त्याग तप तपस्या से उत्तर प्रदेश को संचित किया। उत्तर प्रदेश सदैव आभारी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हमारी डिग्री ही बदली होती, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ न होता। इसने आधार दिया, राष्ट्र के निर्माण में इसी की परिकल्पना साकार हुई। मदरसा देवबंद। राष्ट्र के लिए काम करें, मेरा सुझाव यही है। तो आपको लगता नहीं करते हैं? नहीं करते हैं क्या? मतलब आपको क्या लगता है? राष्ट्र के प्रति तालिबान। तालिबान के बारे में क्या सोचते हैं आप? अपना सिद्धांत, अपनी व्यवस्था, उनका अपनी व्यवस्था है। क्योंकि अभी उनको काफी सम्मान दिया गया था। योगी जी ने उन्हें बहुत सम्मान दिया। हाँ, तो अपनी मोदी जी ने व्यवस्था सम्मान दिया। समय के हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट है वहाँ। बस इसीलिए मैंने पूछा है कि आपके क्या विचार है उनके बारे में, क्योंकि वो एक आतंकी संगठन, ये भी तुम कहते हैं ना साथ में। हमने कहा ना, उनकी अपनी व्यवस्था, अपना भौगोलिक क्षेत्रफल, उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, उनका अपना जीवन है। हम तो 2047 के विकसित भारत में जो जो मुझे सहयोग करेंगे, उनका सबका हृदय से स्वागत है। धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे भटियारी जी, पूर्व विधायक गौरीगंज। हमसे बात करने के लिए सर बहुत